नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। मैं रवि मोहन शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं लेकर के आया हूं DCA डेली करंट अफेयर्स। ये सीरीज ये प्रमुख रूप से इसीलिए चलाई गई है क्योंकि आप लोगों ने प्रारंभिक परीक्षा का पेपर दे लिया है और उसका स्तर भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब परीक्षा का जो पैटर्न है वो लगातार बदलाव कर रहा है और इस बदलाव के दौर में हम लोग भी अपने करंट अफेयर्स को बहुत विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सबसे पहले एक क्विज जिसे शुरुआत करते हैं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों के पास में अभी उड़ने के लिए बहुत समय है। नवंबर में फिर से वैकेंसी है और हम लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरे जोश के साथ फिर से पेपर देंगे। चलिए पहले पेपर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है, जुलाई 2021 में भारत के किस मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? किस में? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। ठीक है, इसके चार ऑप्शन हैं। चोल मंदिर तमिलनाडु, महाबोधि मंदिर बिहार, कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा, रामप्पा मंदिर तेलंगाना। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है दोस्तों, चारों ही ऑप्शंस ऐसे हैं जिनको पहले से ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। लेकिन हमें प्रश्न की प्रकृति को समझना है। वो प्रश्न की प्रकृति क्या कहती है कि जुलाई 2021 में यानी कि नवीनतम किसे शामिल किया गया है? तो दोस्तों वो है रामप्पा मंदिर तेलंगाना। ठीक है, रामप्पा मंदिर तेलंगाना को हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं ये रामप्पा मंदिर है। अब इस प्रश्न की व्याख्या की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए व्याख्या क्या कहती है इसकी? पहला फैक्ट है इसका, तेलंगाना के पालमपेट में स्थित फेमस मंदिर है रामप्पा मंदिर। इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह कहां पर स्थित है? तेलंगाना के पालमपेट में। पालमपेट याद ना भी रहे कोई बात नहीं, तेलंगाना जरूर याद रखना है। नाम क्या है? रामप्पा मंदिर। अगला बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है इसी में, रामप्पा मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में रेचारला रुद्र ने करवाया था। किसने करवाया था? रेचारला रुद्र ने करवाया था, जो काकतीय साम्राज्य के राजा गणपति देव का सेनापति था। ठीक है, ये किसका सेनापति था? गणपति देव का सेनापति था। नाम क्या था? रेचारला रुद्र। ये नाम बहुत फेमस है, इसको याद कर लीजिएगा, रेचारला रुद्र, रेचारला रुद्र। ठीक है, अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। यह मंदिर काकतीय वंश की उत्कृष्ट शिल्पकला का उदाहरण है। ठीक है, यह शिल्पकला को दर्शाता है, किसको? काकतीय वंश की उत्कृष्ट शिल्पकला को। अगला फैक्ट महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस मंदिर का नाम इसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया है। इसके शिल्पकार थे रामप्पा, उनके नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया है। अगले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट है, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, दो फैक्ट यहां से निकल रहे हैं। एक तो यह कि भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर, दूसरा ये कि मुख्य रूप से रामलिंगेश्वर स्वामी की पूजा होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है रामप्पा मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? तो उत्तर है इसका रामलिंगेश्वर स्वामी की। और यदि यह पूछा जाए कि यह मंदिर किसको समर्पित है तो उसका उत्तर क्या होगा? शिव।
ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है और पूजा किसकी की जाती है? रामलिंगेश्वर स्वामी की। ठीक है दोस्तों, यह प्रश्न हमारा कंप्लीट होता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ लेते हैं, लेकिन उस प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण और फैक्ट यहां पर रह गया, वो ये रामप्पा मंदिर को रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न में कुछ भी पूछा जा सकता है, रामप्पा मंदिर भी पूछा जा सकता है और रुद्रेश्वर मंदिर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्न में से किस शहर को चुना है? कब की बात कर रहा है ये? साल 2032 की बात कर रहा है। और दूसरा फैक्ट किसमें पूछा क्या है? ओलंपिक। एक तो साल 2032, दूसरा ओलंपिक। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है इसका बर्लिन जर्मनी, दूसरा है टोक्यो जापान, तीसरा है दिल्ली भारत और चौथा है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होने वाला है। यह इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है? पहला, ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा। यह पहला फैक्ट आपने याद कर लिया। दूसरा क्या है? ओलंपिक गेम्स 2024 का आयोजन पेरिस में तथा 2028 का लॉस एंजलिस में किया जाएगा। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टिकोण से आप इसको नोट कर सकते हैं कि ओलंपिक्स गेम्स 2024 का आयोजन पेरिस में होगा और 2028 का कहां होने वाला है? लॉस एंजलिस में। तो दोस्तों, इस दोनों पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, लिपिबद्ध कर लीजिए। अगला फैक्ट क्या है? ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले दो बार 1956 में मेलबर्न में और सन 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेल हो चुके हैं। यह तीसरा मौका है जब ऑस्ट्रेलिया को ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी गई है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपने याद कर लिए ये वाले, कि पहला 1956 में मेलबर्न में, दूसरा 2000 में सिडनी में। प्रश्न पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया को अभी तक कितने ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी गई है? तो अभी पूछा जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा 2 बार, और यदि यह पूछा जाएगा कि 2032 के सहित तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 बार। ठीक है, यह प्रश्न हमारा। अब आ जाते हैं, इसका एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो रह गया है, वो ये है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। यह समिति कई बार परीक्षाओं पूछी गई है, पूछी जा सकती है, महत्वपूर्ण है। इस समिति की स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को पियरे डे कॉर्बिटिन द्वारा। ठीक है, कब की गई थी? 23 जून 1894 को पियरे डे कॉर्बिटिन द्वारा। अध्यक्ष कौन है इसके? थॉमस बॉक। मुख्यालय कहां है इसका? लुसाने, स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय जरूर याद कर लीजिएगा, कहां पर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? लुसाने, स्विट्जरलैंड। स्थापना कब की गई थी? 23 जून 1894 को। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने इसके भी 3 महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लिया है। दोस्तों, हम लोग करंट अफेयर्स तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ में क्या कर रहे हैं हम लोग? उसके पूरा जो विस्तार है, उसका जो इतिहास रहा है, उसको भी लिपिबद्ध करते चलेंगे। क्यों? क्योंकि प्रश्न सिर्फ अब यहां से नहीं पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन 2032 में होगा। अब प्रश्न ये पूछा जाएगा 2032 के अलावा कि भाई इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी अध्यक्ष कौन है, मुख्यालय कहां पर है। इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, यह प्रश्न मेरे ख्याल से सभी लोगों को आता होगा
और डेफिनेटली बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। हाल ही में भारत की किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक, जिसे सिल्वर मेडल भी बोलते हैं, जीता है? क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? हाल ही में भारत की किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है? पहला ऑप्शन है मीराबाई चानू, दूसरा है कौड़म मल्लेश्वरी, तीसरा है कुंजरानी देवी, चौथा है रेणुबाला चानू। इसका उत्तर आप सभी को मालूम है, इसका उत्तर होगा मीराबाई चानू। ठीक है, इस पर हम लोग व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मीराबाई चानू को आप देख सकते हैं, ये मीराबाई चानू है। इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। व्याख्या क्या कहती है? हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीता है। ठीक है, दूसरा फैक्ट यह है, यह भारोत्तोलन में भारत के लिए पहला रजत पदक है। मतलब भारत के लिए यह पहला मौका है जब भारोत्तोलन में किसी महिला ने या किसी पुरुष ने, में महिला यहां पर जीती हैं, तो उन्होंने पहली दफा ये रजत पदक जीता है। तीसरा फैक्ट आ जाता है, चानू को वर्ष 2018 में पद्मश्री तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इन्हें 2018 में पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला फैक्ट जो महत्वपूर्ण है, इनका पूरा नाम साईखोम मीराबाई चानू है और कहां की रहने वाली हैं? मणिपुर की। अगला पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट, कौड़म मल्लेश्वरी कांस्य पदक सिडनी ओलंपिक। इसको अगर यहां से हटा दिया जाए तो कौड़म मल्लेश्वरी के बाद चानू वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी महिला हैं। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने मीराबाई चानू से रिलेटेड भी 5 फैक्ट्स पढ़ लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिशन पूर्वोदय पहल निम्न में से किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? मिशन पूर्वोदय ये पहल किस क्षेत्र के विकास से संबंधित है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले भी राजस्थान पीसीएस में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। इस्पात उद्योग, रक्षा उद्योग, अंतरिक्ष उद्योग और डेयरी उद्योग, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए गए हैं। इसका मिशन पूर्वोदय का संबंध सीधा से किससे है? इस्पात उद्योग से। तो आप देख सकते हैं ये लॉन्च ऑफ पूर्वोदया, ये मिशन जब शुरू हो रहा था तब तक का फोटो है ये। अब बढ़ देते हैं आगे इसकी व्याख्या की ओर। चलिए, मिशन पूर्वोदय को 2020 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक एकीकृत इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए शुरू किया गया था। काय के लिए शुरू किया गया था? पूर्वी भारत या पूर्वी क्षेत्र के त्वरित विकास हेतु लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये काय के लिए? इस्पात केंद्र की स्थापना के माध्यम से। आ जाते हैं, इस मिशन के तहत भारत के पूर्वी राज्यों ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये वाला बेल्ट जो आप देख रहे हैं, इस हिस्से को ध्यान केंद्रित करके किया जाएगा। मतलब मिशन पूर्वोदय का मतलब है कि भाई यहां पर इस्पात की अधिकता ज्यादा है, इसीलिए इस क्षेत्र का किसी भी प्रकार से विकास करना है। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ये 5 राज्य सामूहिक रूप से देश के लौह अयस्क का 80% भंडार का महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। मतलब सीधा सा है कि ये 5 राज्य जो हैं उसमें 80% इस्पात का भंडारण पाया जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोगों ने इसके तहत पढ़ लिए हैं। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए, कमान अमन सेतु किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? आप लोगों के जरूर सुनने में आया होगा ये
कमान अमन सेतु? पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है सिक्किम और चौथा है पंजाब। आपको उत्तर मालूम होगा, इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, ये देख रहे हैं आप कमान अमन सेतु। ठीक है, ये कमान अमन सेतु है, जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। आगे इसकी व्याख्या की ओर बढ़ लेते हैं। चलिए, व्याख्या क्या कहती है? कमान अमन सेतु उत्तरी कश्मीर के उरी जिले में स्थित है। उरी जिला आप लोगों ने नाम सुना होगा इससे पहले, उरी सर्जिकल स्ट्राइक के नाम से एक मूवी भी लॉन्च हुई थी। यहां पर भारत की इंडियन आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया था। चलिए, यह भारत तथा पाकिस्तान के मध्य मैत्री सेतु के रूप में स्थित है, जो कि उरी जिले में भारत पाक सीमा का अंतिम बिंदु भी है। ठीक है, क्या है इसका? यह भारत तथा पाकिस्तान के मध्य मैत्री सेतु के रूप में स्थित है। ठीक है, जो कि उरी जिले में भारत पाक सीमा का अंतिम बिंदु भी है। चर्चा में क्यों है भाई? वर्ष 2019 के बाद भारत और पाकिस्तान की सेनाओं ने ईद के अवसर पर क्या किया है? शांति, समरसता तथा करुणा संदेश के प्रतीक के रूप में नियंत्रण रेखा पर फ्लैग मीटिंग की थी। दो देशों के बीच में, दो पड़ोसी देशों के बीच में मैत्री भाव बना रहे, सामाजिक सौहार्दता बनी रहे, समरसता बनी रहे, करुणा का एक संदेश जाए दोनों देशों के बीच में। इस वजह से फ्लैग मीटिंग हुई है। ठीक है, इस वजह से ये चर्चा में रहा। अगला पॉइंट जो हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है? चलिए, अगला प्रश्न कहता है हाल ही में राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा है थावरचंद गहलोत, तीसरा है नितिन गडकरी और चौथा है पीयूष गोयल। आप लोगों को पता होगा मोदी जी ने अभी हाल ही में मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है, बड़ा फेरबदल हुआ है और इस फेरबदल में माननीय श्री पीयूष गोयल साहब को क्या बनाया गया है? सदन का नेता। ठीक है, इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मोदी सरकार के द्वारा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहां पर बनाया गया है? राज्यसभा में। क्या बनाया गया है? सदन का नेता। ठीक है, दो पॉइंट्स यहां से निकल के आ रहे हैं। दूसरा, इससे पहले थावरचंद गहलोत कौन थे? थावरचंद गहलोत जो थे वो राज्यसभा में सदन के नेता थे। अब थावरचंद गहलोत को कहां पहुंचा दिया गया है? कर्नाटक में पहुंचा दिया गया है, यहां पे राज्यपाल नियुक्त करके। ठीक है, राज्यपाल नियुक्त करके कर्नाटक पहुंचा दिए गए हैं ये। तीसरा आता है, वर्तमान में पीयूष गोयल, इनके पास मंत्रालय देखिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और तीसरा है कपड़ा मंत्रालय। तीन मंत्रालय के साथ साथ इनको राज्यसभा में क्या बनाया गया है? सदन का नेता। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? कौन करेगा भैया, बता दो जल्दी। 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, जल्दी से ऑप्शन पढ़ लो। भारत पहला, अर्जेंटीना दूसरा, तीसरा इटली, चौथा चीन। जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसका उत्तर क्या होगा? भारत, अर्जेंटीना, इटली और चीन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आजकल भारत बहुत चर्चा में, इसीलिए उत्तर क्या रहेगा? भारत। क्या है दोस्तों? भारत को 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी सौंप दी गई है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं फटाफट से। चलिए, विश्व बैडमिंटन महासंघ ने घोषणा की है कि 2026 के लिए भारत को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी सौंप दी गई है। ठीक है, अगला फैक्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं। भारत को 2023 में एक कप का आयोजन कराना था। क्या नाम था उसका? सुधीर रमन कप। लेकिन गनीमत यह रही कि भारत से यह कप का आयोजन छीन लिया गया और वो किसे दे दिया गया? चीन को। ठीक है, BWF
विश्व बैडमिंटन महासंघ ने क्या किया है, ये मेजबानी 2023 में सुदीरमन कप की भारत से छीन करके और चीन को दे दी है। यहां पर थोड़ा सा भारत को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ये क्यों हुआ है, हो सकता है इसका कारण कोविड रहा हो। लेकिन तीसरा फैक्ट जल्दी से पढ़ लेते हैं। भारत दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले वर्ष 2009 में हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों पूछा जा सकता है कि बैडमिंटन संघ ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में कितनी बार आयोजन हो चुका है, तो उत्तर आएगा 1 बार। लेकिन अब कहां होगा, तो ये बता देना भैया कि ये कहां पर होने वाला है। तो विश्व बैडमिंटन चीन से यहां से सौंप दिया गया भारत को। अब ये बता दिएगा भारत दूसरी बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2009 में हैदराबाद में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी कहां होगा इसकी घोषणा नहीं हुई है। ठीक है, सिर्फ बता दिया गया है कि भारत को 2026 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करना है। चलिए अब आ जाते हैं एक और महत्वपूर्ण, विश्व बैडमिंटन महासंघ। बहुत बड़ा संघ है ये भी। इसके 3 फैक्ट देख लेते हैं। स्थापना 5 जुलाई 1934 को होती है। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। तीसरा अध्यक्ष पॉल एरिक हॉयर हैं। तीनों फैक्ट देख लीजिए जल्दी से फटाफट एक बार और। 1934 में स्थापना होती है। मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। अध्यक्ष कौन है, पॉल एरिक हॉयर। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न भी अपना समाप्त होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे ही लिपिबद्ध करते जाइए। चलिए एक और प्रश्न, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है। जैसे कि घड़ियाल केंद्र बनते हैं वैसे ही डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जयपुर राजस्थान, पटना बिहार, पुणे महाराष्ट्र, वाराणसी उत्तर प्रदेश। 4 ऑप्शन है, बताइएगा जल्दी से। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जब बात आती है डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की तो 2 चीजें याद रख लेना। वो गंगा किनारे जरूर होगा क्योंकि गंगा में ही डॉल्फिन पाई जाती है। तो अब गंगा आती है तो भाई वाराणसी भी हो सकता है, यहां पे पटना बिहार भी हो सकता है। 2 ऑप्शन यहां पे खत्म हो जाते हैं। अब आते हैं 2 ऑप्शन, वाराणसी उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान। ठीक है, पटना बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो पटना बिहार में बनाया जाएगा क्या, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र। यह नेशनल लेवल का रहेगा, याद रखिएगा दोस्तों। इसके व्याख्या की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, भारत और एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में गंगा नदी के तट पर स्थापित किया जाएगा। कहां पर, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार राज्य के पटना विश्वविद्यालय परिसर में। ठीक है, दूसरा, यह दुनिया की 4 मीठे पानी की डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। 3 अन्य प्रजातियां कौन कौन सी हैं, यांगत्से नदी, सिंधु नदी और अमेजन नदी। इन 3 नदियों में डॉल्फिन ये वाली पाई जाती है। अब आ जाते हैं बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गंगा डॉल्फिन को वर्ष 2009 में भारत सरकार ने जलीय जीव की संज्ञा प्रदान की है। कब की है, 2009 में। याद कर लेना इसको, 2009 क्या दिया है, जलीय जीव की संज्ञा प्रदान की है। देख रहे हैं आप, ये है डॉल्फिन। चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य में पहला ग्रेन अनाज एटीएम स्थापित किया गया है। क्या स्थापित करने की बात हो रही है, यहां अनाज के एटीएम की बात हो रही है। जैसे पैसे निकाले जाते हैं एटीएम से, वैसे ही अनाज निकलेगा भैया। देखो, पहला ऑप्शन है हरियाणा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है राजस्थान, चौथा है महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। कहां पर स्थापित होगा, ऐसे एक रोज खोज तो हरियाणा वाले ही कर सकते हैं भैया। तो इसका उत्तर है हरियाणा। देखिएगा, ये है मशीन,
ये यहाँ से एटीएम फंसाया अनाज का, इसमें डाला, कितने का चाहिए नंबर कोड किया, और अपना जो भी अपना थैला है कुछ भी है रखा बर्तन, और वहां पे अनाज मिल जाया करेगा। ये टच स्क्रीन लगी है पहले, तो ये बायोमेट्रिक है, ठीक है। आधार कार्ड का नंबर डालना होगा, और 3 तरह का अनाज मिलेगा, गेहूं, चावल और बाजरा। बड़ी अच्छी मशीन है भैया। चलिए इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। चलिए, देश का पहला ग्रेन एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया गया है, ठीक है। कहां पर शुरू किया गया है? हरियाणा के गुरुग्राम में। दूसरा क्या है? यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट में 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। बहुत स्पीड है, 5 से 7 मिनट के अंदर 70 किलो अनाज निकालना बड़ी बात होती है। अगला फैक्ट पढ़ लेते हैं। इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित किया गया है। यूएन एक प्रोग्राम चलाता है, वो प्रोग्राम कौन सा है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके तहत इस मशीन को लगाया गया है। अब देख लेते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है। इसकी स्थापना होती है 1961 में, और इसका मुख्यालय है रोम, इटली में, ठीक है। याद रख लेना, अनाज खा करके, खाना खा करके हमारे रोम खिल जाता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ होगा? रोम, इटली में। चलिए आगे बढ़ लेते हैं प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने सत्य नडेला को अपना चेयरमैन नियुक्त किया गया है? किसे? सत्य नडेला को। किस बात की बात हो रही है? सॉफ्टवेयर कंपनी की। सॉफ्टवेयर कंपनी आप समझते हैं।